Good morning, students. In our last class, we have seen that male and females have different reproductive systems in their body, and there are different reproductive organs that are responsible for the process of reproduction in their bodies. Right now, we are going to start with our next topic today. That is what happens when the egg is not fertilized. हमने पढ़ा था कि जब एग ओवरी से रिलीज होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस तक आता है, जहाँ पर वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। राइट, लेकिन व्हाट इफ अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाई हो और स्पर्म जो है वो उस एग के साथ फ्यूज़ नहीं हो पाया हो, तो उस केस में जो रिलीज्ड एग है उसका क्या होगा, दैट थिंग वी हैव टू सी हियर। राइट, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, मतलब स्पर्म के साथ उसका फ्यूजन नहीं हो पाता है, इट लीव्स फॉर अबाउट 1 डे। वो करीब करीब 1 दिन तक वहाँ रहता है। सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg एवरी मंथ, द यूटरस ऑल्सो प्रिपेयर इट सेल्फ एवरी मंथ। सिंस जो ओवरी है वो हर महीने एक एग रिलीज करती है, तो जो यूटरस है वो भी अपने आप को हर महीने प्रिपेयर करता है टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड egg, right? Thus its lining become thick and spongy. This would be required for nourishing the embryo if fertilization had taken place. तो हर महीने क्या होता है, जो यूटरस है वो अपनी वॉल्स को थिक करने की कोशिश थिक करता है ताकि वो एम्ब्रियो को होल्ड कर पाए और उसको प्रॉपरली नरिश कर पाए। लेकिन ये तो तब जब एम्ब्रियो बनेगा, मतलब जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, नाउ हाउ एवर दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो ये जो थिक लाइनिंग है उसकी कोई रिक्वायरमेंट फिर नहीं रह जाती है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना। तो क्या होता है, ये जो लाइनिंग है वो धीरे धीरे करके ब्रेक हो जाती है एंड इट विल कम आउट ऑफ द वजाइना। वजाइना के होते हुए वो बाहर आ जाती है एज ब्लड एंड म्यूकस। ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वो जो लाइनिंग है वो वजाइना से होते हुए बाहर आ जाती है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ये जो साइकिल है वो हर महीने होती है और इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, और ये 2 से 8 days तक लास्ट करती है। मतलब प्रोसेस कंप्लीट होने में करीब करीब 2 से 8 दिन का समय लगता है। राइट, सो जब एग्स फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं तो वो वजाइना से होते हुए बाहर आ जाते हैं और इस साइकिल को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, कैसे हम अपनी हेल्थ को, जैसे हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमको हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू, वी आर लुकिंग एट हियर। As we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while the general body growth is still going on. अभी तक हमने देखा कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो ग्रेजुअल होता है, मतलब धीरे धीरे होता है, और टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। हमारे जनरल बॉडी ग्रोथ है वो भी होती रहती है और उसके साथ साथ जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो भी होने लग जाता है हमारी बॉडी में आफ्टर टीनेज। देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरी mean that the body or the mind is ready for sexual act or for having and bringing up children. सेक्सुअल मैच्योरेशन एज में आ जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है दैट वी कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वी कैन गिव बर्थ टू अ चिल्ड्रन। मतलब हमारी बॉडी में जस्ट ये चेंजेस होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक बेबी के लिए रेडी हैं। राइट, हाउ डू वी डिसाइड इफ द बॉडी और माइंड इज़ रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हम कब ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड, मतलब हम फिज़िकली और मेंटली इस इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम केपेबल हैं, ये हम कब डिसाइड कर सकते हैं? ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स अबाउट दीज इशूज़। ऑब्वियसली बात है कि हम सब पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वी आर अंडर सम काइंड ऑफ प्रेशर, राइट? There can be pressure from our friends for participating in many activities, whether we really want to or not. हमारे ऊपर हमारे फ्रेंड्स का प्रेशर रहता है, हमारी सोसाइटी का प्रेशर रहता है टू पार्टिसिपेट इन मैनी एक्टिविटीज़, चाहे हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें या ना करना चाहें. देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज़ टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन. हमारी फैमिलीज़ की तरफ से कुछ लोगों पर प्रेशर रहता है टू गेट मैरिड सून एंड हैव चिल्ड्रन. सो कब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी बॉडी केपेबल है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या नहीं, राइट? देयर कैन बी प्रेशर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन. गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से भी ये प्रेशर होता है कि यू कैन नॉट हैव मोर देन 1 चिल्ड्रन और यू कैन नॉट हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, राइट? इस तरह का प्रेशर भी रहता है. इस दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बिकम वेरी डिफ़िकल्ट. और इस सिचुएशन में कोई भी डिसीजन ले पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैविंग सेक्स when the process of reproduction takes place between a male and a female. तो उस कारण हेल्थ पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, उस चीज़ के बारे में भी हमको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 9th that diseases can be transmitted from one person to person in a variety of ways. क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो डिजीज़ेस होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बहुत से तरीक़ों से ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट? इन सो मैनी वेज. Since the sexual act is a very intimate connection of bodies, जो सेक्सुअल एक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन होता है बॉडीज़ का, मतलब वहाँ पर दे बिकम वेरी क्लोज टू ईच अदर. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीजेस कैन बी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड, राइट? और जब वहाँ पर इतना ज़्यादा कांटेक्ट में आती हैं टू बॉडीज़, देन वहाँ पर डिजीज़ ट्रांसफ़र होने के भी चांसेस ऑब्वियसली क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं. दीज इंक्लूड्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस सच एज गोनोरिया एंड सिफिलिस. यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. दीज आर द नेम ऑफ द इन्फेक्शंस गिवन टू अस. एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज वार्ड्स एंड HIV एड्स. वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, मतलब वायरस के कारण जो इन्फेक्शंस होते हैं जैसे को वार्ड्स और HIV एड्स. यू आर फैमिलियर विद दिस टर्म्स. इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेस ड्यूरिंग द सेक्शुअल एक्ट. जब दो लोग एक सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो हम किसी तरीके से डिजीज़ेस के ट्रांसफ़र को, उनके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, राइट? कैसे कैसे रोक सकते हैं? ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी हियर. यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड कॉन्डम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्स help to prevent transmission of many of these infections to some extent. हम एक कवरिंग होती है, उस कवर से जब हम हमारे पेनिस को कवर कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो स्पर्म है वो उस कवर में ही रह जाता है और वो वजाइना में नहीं जा पाता है, राइट? तो अगर हम उस कवरिंग का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उस कवरिंग का यूज़ करके हम इन इन्फेक्शंस के ट्रांसफ़र को हम रोक सकते हैं, राइट? एंड दैट कवरिंग is also helpful to prevent the pregnancy. The sexual act always has the potential to lead to pregnancy. जो सेक्सुअल एक्ट होता है ऑब्वियसली उसके कारण इट इज़ द स्टेप फॉर द pregnancy, right? Pregnancy will make major demand on the body and mind of the women. Pregnancy के कारण विमेन की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वहाँ पर उनकी फिज़िकली और मेंटली उनकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं. एंड इफ़ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली
अफेक्टेड। और अगर वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, अगर वो प्रेगनेंसी के लिए या एक बेबी को होल्ड करने के लिए रेडी नहीं है, तो उसकी बॉडी पर और उसके माइंड पर बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, राइट। इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। और इसीलिए बहुत सारे तरीके बनाए गए जिससे कि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। मतलब अगर मदर रेडी नहीं है फॉर बीइंग प्रेग्नेंट और फॉर गेटिंग अ चाइल्ड, देन द प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइडेड। These contraceptive methods fall in the number of categories. और बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिनसे कि हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, जिनको बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट। द मेथड्स बाय विच वी कैन अवॉइड द प्रेगनेंसी आर कॉल्ड एज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ अ मैकेनिकल बैरियर सो दैट द स्पर्म डज नॉट रीच द एग। हम एक ऐसा बैरियर बना दें, एक ऐसी रुकावट बना दें जिससे कि जो स्पर्म है वो एग तक ना पहुंच पाए, मतलब स्पर्म वजाइना में एंटर ना कर पाए, राइट। condoms on the penis or similar covering worn in the vagina can serve for this purpose. पेनिस पर अगर कॉन्डम वियर किया जाए या वजाइना पर एक कवर की जाए, तो उससे हम स्पर्म्स को वजाइना में एंटर करने से रोक सकते हैं, सो दैट द प्रेगनेंसी कुड बी अवॉइडेड। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट by changing the hormonal balance of the body so that the eggs are not released and fertilization cannot occur. एक दूसरा तरीका हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए कि बॉडी के बैलेंस को इस तरीके से, हार्मोनल बैलेंस को इस तरीके से चेंज किया जाए कि जो बॉडी है वो एग को रिलीज़ ना करे और जो फर्टिलाइजेशन है वो रुक जाए, राइट। दीज ड्रग्स कॉमनली नीडेड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स। और ये जो दवाइयाँ होती हैं ये बेसिकली ओरली ली जाती हैं, मतलब उनको पिल्स के फॉर्म में, दवाई के फॉर्म में खाया जाता है। हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स टू। और इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि आप इनको ओरली ले रहे हो, इनसे आपकी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो इनके ऑब्वियसली हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। Other contraceptive devices such as the loop or the corner T are placed in the uterus to prevent pregnancy. दूसरे भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं जैसे कि लूप और एक कॉपर टी होता है जिसको यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट की जा सके, उसको रोका जा सके। अगेन दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूटरस। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि इसके कारण यूटरस में इरिटेशन होती है। इफ़ द वास डेफरेंस इन द मेल इज़ ब्लॉक्ड, स्पर्म ट्रांसफ़र विल बी प्रिवेंटेड। अगर हम वास डेफरेंस को ब्लॉक कर दें तो स्पर्म का ट्रांसफ़र जो है वो भी रुक सकता है, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे बाय विच वी कैन अवॉइड द प्रेगनेंसी। कि अगर हम मेल्स में वास डेफरेंस को ब्लॉक कर दें तो स्पर्म आगे ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएंगे और वो वजाइना में एंटर नहीं कर पाएंगे। इफ़ द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज़ ब्लॉक्ड, द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूटरस। और अगर फैलोपियन ट्यूब्स को फीमेल में ब्लॉक कर दिया जाए तो जो एग हैं वो भी नहीं पहुंच पाएंगे यूटरस तक। तो इस तरीके से हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोक सकते हैं। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। दोनों ही केसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, चाहे हम फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दें या मेल में वास डेफरेंस को ब्लॉक कर दें, राइट। सर्जिकल मैथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स। और ऐसे ब्लॉक्स क्रिएट करने के लिए सर्जिकल मैथड्स का यूज़ किया जाता है। वाइल सर्जिकल मैथड्स आर सेफ इन लॉन्ग रन, surgery itself can cause infections and other problems if not performed properly. सर्जिकल मेथड्स हालांकि सेफ़ होती हैं और एक लॉन्ग रन के लिए एक सेफ़ मेथड होती है, लेकिन अगर ये सर्जरी प्रॉपर तरीके से नहीं की जा गई हो
तो वहाँ पर इन्फेक्शन के और दूसरी प्रॉब्लम के चांसेस जो हैं वो होते हैं. सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज. अगर इन केस प्रेगनेंसी अचीव हो भी गई तो उस केस में हम प्रेगनेंसी को रिमूव भी कर सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ सर्जरी. These may be misused by people who do not want a particular child, as happen in illegal sex selective abortion of female fetus. लोग इसका गलत यूज़ भी करते हैं, राइट. जो फीमेल फीटस होता है, अगर फीमेल चाइल्ड होती है, लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करवा कर और फिर अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल, राइट. फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशो मस्ट बी मेंटेन. अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी हेल्दी रहे, एक बैलेंस बना रहे हमारी सोसाइटी में, सो ऑब्वियसली ये ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल और मेल का रेशो जो है वो बैलेंस्ड रहे. अगर ये रेशो अनबैलेंस्ड होगा तो उस केस में सोसाइटी में इनबैलेंस क्रिएट होगा. Because of reckless female feticides, child sex ratio is declining at an alarming rate in some sections of our society. और फीमेल फिटिसाइड के कारण, मतलब फीमेल चाइल्ड को अबॉर्ट करवाने के कारण हमारी सोसाइटी के कुछ हिस्सों में ये जो मेल टू फीमेल रेशो है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पर डिक्लाइन हुआ है, राइट. ऑल्दो पैरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ. और जो गवर्नमेंट है उसने सेक्स डिटर्मिनेशन को कम्प्लीटली इलीगल कर दिया है. इट इज़ नॉट अलाउड टू एनी वन टू हैव द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ देयर बेबी. वी हैव नोटेड अर्लियर दैट द रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज देयर पॉपुलेशंस. हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी कि रिप्रोडक्शन एक वो तरीका होता है जिससे कि ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं. द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज. जो रेट ऑफ बर्थ और रेट ऑफ डेथ होती है वो डिटरमाइन करती है किसी पॉपुलेशन के साइज़ का, राइट. द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉज फॉर कंसर्न फॉर मैनी people. This is because an expanding population makes it harder to improve everybody's standards of living. पॉपुलेशन इंक्रीज़ हमारे लिए एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अफेक्ट होंगी, जिसके कारण पावर्टी बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा, राइट. सो पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे लिए एक बहुत major challenge है. However, if inequality in society is main reason for poor standards of living for many people, the size of population is relatively unimportant. हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के लिए. लोगों को एक स्टैंडर्ड लिविंग नहीं मिल पा रही है. दे कैन नॉट हैव देयर अर्निंग्स, दे कैन नॉट अर्न देयर लिविंग्स because of this inequality in the society, right. जिसका एक कहीं ना कहीं एक रीज़न पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो सकता है, right. So hence our chapter is completed now, students. In this chapter we have seen that reproduction is very important for us, for all the living organisms, to maintain their existence in the ecosystem, right. Then we have seen that there are two modes of reproduction, sexual as well as asexual. जहाँ केवल एक पेरेंट होता है उसको asexual reproduction बोलते हैं. जहाँ मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, that is called the sexual mode of reproduction, right. Then we have seen मेल और फीमेल दोनों में किस किस तरीके से reproduction होता है. This thing we have also seen here. So that's all for today's class. The further topics we will study in the next lecture. Thank you.